हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बेहद ही सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर। इफ़ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना कभी घटी हो तो आप उसे स्क्रीन पे दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर कर बता सकते हो। आइए बढ़ते हैं अब आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। आज की पहली घटना हमें बताई है हमारी सब्सक्राइबर सोनू ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम सोनू राजपूत है और मेरी एज 23 है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हमारे गांव छतरपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है वहाँ की है। मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो हम हर छुट्टियों में गांव जाते हैं, लेकिन ये घटना उस वक्त की है जब मैं तकरीबन 10 साल की थी। सच कहूँ तो मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली इससे जुड़ी सारी घटनाएं मुझे बताती है। घटना उस समय की है जब मैं गर्मी के मौसम में अपने गांव गई थी। रोज़ की तरह मैं अपने घर के पीछे जहाँ पर एक बगीचा है वहाँ रहती थी। उस बगीचे में बहुत सारे फ्रूट्स उगाए जाते थे और मैं अपने दिन का ज़्यादातर समय उस बगीचे में ही बिता देती थी। तो एक दिन की बात है, मैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं थी और जब मैं वहाँ पर खेलने गई तो मेरी मुलाकात वहाँ पर एक आंटी से हुई थी। पहले तो मुझे उनसे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन आंटी से मेरी बात शुरू हो गई और उनके साथ बैठकर बातें करना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। उस बगीचे के पीछे ही एक कच्चा मकान था जिसमें कि वो आंटी रहती थी। मैं जब भी बगीचे में जाती थी तो वो आंटी वहाँ आती और मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था। धीरे धीरे मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगने लगा और हर दिन वो मुझे बगीचे में से कई तरह के फ्रूट्स खिलाती। वो मेरे से एकदम माँ समान व्यवहार करती थी। शाम होते के साथ ही जब मुझे अपने घर वो मुझे खुद मेरे साथ घर तक छोड़ने जाती थी। ये सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इसके बाद मैं अचानक से बीमार हो गई और मेरा घर से बाहर निकलना लगभग बंद ही हो गया था। मुझे उनसे मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं बगीचे तक नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत ही बीमार थी। मैंने कभी भी ये सारी बातें अपने घर वालों को नहीं बताई थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे अचानक से उनसे मिलने का बहुत ही ज़्यादा मन करने लगा, तो मैं कैसे भी करके बगीचे तक पहुंच गई। और जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैंने देखा कि वो आंटी वहां पर मेरा इंतज़ार कर रही थी, जैसे कि उनको पता हो कि मैं अभी आने वाली हूँ। फिर कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और मैं बिल्कुल ही ठीक हो गई। फिर हमारे घर वालों ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं जाना था। मेरा ये अजीब व्यवहार देखकर मेरी बड़ी माँ को कुछ अजीब लगा, पर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मैं गुस्से से वहीं बगीचे की ओर चली गई। मैंने अपनी बड़ी माँ को नहीं बताया था कि मैं बगीचे में जा रही हूँ और मैं उसके बाद काफ़ी देर तक बगीचे में ही थी। जब काफ़ी शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगा, उस वक्त तक भी मैं घर पे नहीं गई थी। और क्योंकि मेरी बड़ी माँ को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, इसीलिए वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर निकल गई और जब मैं कहीं पे भी नहीं मिली तो वो घर पर वापस आ गई। थोड़ी ही देर में बाकी के घर वालों को भी पता चल गया कि मैं कहीं नहीं मिल रही हूँ और सब लोग मुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। फिर भी मैं किसी को नहीं मिली, लेकिन कुछ देर बाद मेरे चाचा मेरे बड़े पापा के पास पहुँचे और उनको पूछा कि आखिर क्या हुआ है।
आप लोग इतने परेशान क्यों हो? तब मेरे बड़े पापा ने बताया कि सोनू नहीं मिल रही है। तो मेरे चाचा तुरंत ही बोल पड़े, अरे सोनू को तो मैंने वहाँ पार्क में देखा था अभी। ये सुनते के साथ ही मेरे घर वाले थोड़ी ही देर में उस पार्क के बाहर पहुँच गए और मुझे पार्क के अंदर देखकर उन लोगों ने राहत की सांस ली। उस समय भी मैं आंटी के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, जो कि मुझे बाद में पता चली, वो ये थी कि वहाँ पर आंटी सिर्फ मुझे दिख रही थी। जैसे ही मेरे घर वाले मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो, तो मैंने बताया कि मैं आंटी के साथ खेल रही हूँ। ये सुनते के साथ ही मेरे घर वाले हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ पर मेरे सिवा कोई भी नहीं था और फिर ये किससे बात कर रही थी। तभी मेरे बड़े पापा बोले कि अभी रात हो रही है, घर चलो। तभी मैंने उन आंटी को बाय बोला और मेरी हरकत देखकर मेरे घर वाले हैरानी से मेरी ओर देख रहे थे। फिर जब दूसरे दिन मुझे खेलने जाना था, तब मेरी बड़ी माँ ने मुझे जाने से मना कर दिया और कहा कि आज तुम घर में ही खेलो। लेकिन मुझे उन आंटी के पास जाना था। मैं बार बार बड़ी माँ को बोलती, लेकिन वो नहीं मान रही थी। मैंने दोपहर तक वेट किया, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे नज़रें बचाकर बगीचे में भाग ही गई। लेकिन मुझे वहाँ पर गए हुए थोड़ी ही देर हुई होगी और उसके बाद वहाँ पर मेरी बड़ी माँ आ पहुँची। और जब वो वहाँ पर आई तो उन्होंने देखा कि मैं पेड़ की बीच वाली डाली पर बैठी हुई हूँ। तब जाकर उनको ऐसा विचार आया कि इतनी छोटी बच्ची पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय तो कुछ भी नहीं कहा और मेरे बड़े भाई को बुलाकर ले आए और मुझे पेड़ से नीचे उतरवाया। लेकिन घर आने के बाद मेरी बड़ी माँ ने मुझे डांटा और बोला कि तुम पेड़ पर कैसे चढ़ी। तब मैंने कहा कि मुझे आंटी ने चढ़ाया था। मेरी बड़ी माँ को कुछ अजीब सा लग रहा था। तब मेरी बड़ी माँ ने पूछा, तुम्हारी आंटी रहती कहाँ है? तो मैंने उन्हें आंटी का घर बता दिया। उसके बाद मेरी दादी, मेरी बड़ी माँ और बड़े पापा उनके घर गए। उस घर में उनकी मुलाकात उन आंटी के पति से हुई। और फिर मेरी बड़ी माँ ने और मेरे बड़े पापा ने उनसे पूछा कि आपकी वाइफ कहाँ पर है। ये सुनते ही वो आदमी हैरानी भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा, क्योंकि उनके घर की एक दीवार पर उनकी वाइफ की फ़ोटो वहीं पर टंगी हुई थी। जैसे किसी व्यक्ति के मरने के बाद दीवार पर फ़ोटो लगाते हैं। लेकिन मेरे घर वालों को ये नहीं पता था कि जो आंटी मुझे दिख रही थी, क्या वो यही थी या फिर कोई और। फिर मेरे बड़े पापा ने मेरी बड़ी माँ को कहा कि सोनू, यानी कि मुझे वहाँ पर लेके जाओ। जब मैं वहाँ पहुँची तो सब लोगों ने मुझसे पूछा, क्या यही वो आंटी हैं जो तुम्हारे साथ खेलती हैं? और मैंने उस फ़ोटो को देखा तो हाँ, वो वही आंटी थी और मैंने घर वालों से भी यही कहा। उसके बाद मुझे मेरे बड़े पापा ने वहाँ से भेज दिया। बाद में उनके पति से पता चला कि वो उस बगीचे के चौकीदार थे और उनकी शादी के 10 साल बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। और इसी बात की नाराज़गी से उनकी वाइफ ने तकरीबन 6 महीने पहले सुसाइड कर ली थी। उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। और फिर मेरे बड़े पापा सब कुछ समझ गए और थोड़ा डर भी गए। कुछ दिनों तक मुझे घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया गया और एक दिन मैं फिर से बीमार हो गई। तब मेरे घर वालों ने हमारी जान पहचान के एक पंडित जी को घर पर बुलाया और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उसके बाद वो कुछ बड़बड़ाने लगे और यकीन मानिए, उन्होंने मेरे साथ घटी सारी घटनाएं पढ़ दी। और उसके बाद मेरे घर वालों को बताया कि जिस औरत की आत्मा मेरे पास है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे अपनी बेटी मानती है। उसके बाद उन पंडित जी ने धागा लेकर मेरे हाथ पर बांध दिया और एक छोटी सी पूजा करी।
उसके बाद मुझे बताते हैं कि उस पंडित जी के सामने वही आंटी आई थी और पंडित जी ने उनसे पूछा कि तुम इस बच्ची के पास क्यों रहती हो। तब उस औरत ने कहा कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मेरे अंदर ममता जाग गई थी और मैंने पहली बार एक बच्चे को माँ कहते हुए सुना था और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे बस इसके साथ रहने दो। तब पंडित जी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, एक आत्मा किसी इंसान के साथ नहीं रह सकती। तुम अगर सच में इसे अपनी बेटी मानती हो तो इससे दूर रहो। दरअसल वो जो आंटी की आत्मा थी वो एक बेहद अच्छी आत्मा थी और वो उसके बाद मुझे आशीर्वाद देकर चली गई। उसके बाद से कभी भी वो मुझे फिर से दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी जब मैं गांव जाती हूँ उसी बगीचे में, तो मुझे उनके होने का एहसास ज़रूर होता है। आज भी मैं चाहती हूँ कि एक बार कम से कम मुझे वो दिख जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मेरे साथ घटी हुई मेरी सच्ची आप बीती है जो कि मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ और इसे मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको मेरी घटना कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। ये घटना हमारे सुनीश गोयल ने बताई है। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम सुनीश है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। 3 साल पहले मैं एक ट्रिप पे एक जगह पर गया हुआ था। उस टाइम पर सर्दियों का मौसम था और वहाँ पर हम कुछ लोग बॉनफायर के पास बैठे हुए थे। वहीं पर एक आदमी था जिसने अपनी ज़िंदगी में घटी एक घटना हम सबको बताई थी। वो एक ऐसी घटना थी जिससे मुझे भी उस रात में काफ़ी ज़्यादा डर लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वो घटना बता दूं। वो घटना मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ जैसे कि उस आदमी ने हमसे बताई थी। मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगा, पर मैं एक अच्छे खासे परिवार से आता हूँ जहाँ पर मेरे दादाजी एक बहुत ही बड़ी फार्मासिस्ट कंपनी के मालिक थे, जिनके बाद मेरे पापा उस कंपनी के मालिक बने। इस बारे में मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इतना आइडिया लग जाए कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब ये जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, ये घटना तकरीबन 1980 के आसपास शुरू हुई थी। महीना मुझे अच्छे से याद है, शायद दिसंबर का ही था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जो दादाजी थे उन्होंने पहले के टाइम में ही शहर से दूर एक बहुत ही बड़ा घर ख़रीदा था। उस घर में बस मेरे दादाजी ही रहे थे क्योंकि हम लोग कभी उस घर में ज़्यादा जा ही नहीं पाए। लेकिन उस समय हम लोग उसी घर में अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। मैं आपको उस घर के बारे में बताऊं तो सच में वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। दरअसल वो एक 3 मंजिला घर था जिसके आसपास के इलाके में बहुत ही हल्का सा जंगल था। उस बड़ी सी बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन शायद से बहुत पहले के टाइम में ओरिजिनली उसे एक हॉस्पिटल बनाया गया था जहाँ पर कई सारे लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे। ये सब वैसे सिर्फ कहने की बातें हैं क्योंकि इनका कभी कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन मैं और मेरी बहन इन सब चीज़ों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हमें ज़्यादा इंटरेस्ट था आपस में छुपन छुपाई खेलने में। उस घर में छुपन छुपाई खेलना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। अब मैं आपको बता दूं कि उस घर का जो बेसमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था जिसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था। वो सामान जो कि मेरे काफ़ी सालों पहले से इकट्ठा करा हुआ था, लेकिन हमारे घर वाले कभी भी हमें नीचे जाने नहीं देते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को फिक्र रहती थी कि मैं वहाँ का सामान तोड़ दूँगा या फिर वहाँ पर कुछ नुकसान कर दूँगा, इसीलिए वो हमें नीचे जाने नहीं देते थे। लेकिन जब भी उस घर में हम अकेले होते तो मैं
और मेरी बहन उस बेसमेंट में जाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन जब भी हम कोशिश करते तो हमें हमेशा वो डोर लॉक्ड ही मिलता। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ कि हम उस बेसमेंट में जाने की कोशिश किए, लेकिन हमेशा दरवाज़ा बंद होने की वजह से ही हम नहीं जा पाते थे। लेकिन एक दिन एक बहुत ही अनोखी बात हुई। सर्दियों की वो सुबह थी। मेरे मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। उस टाइम पर मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी और मेरी जो छोटी बहन थी उसकी उम्र 12 साल की थी। तो हम इतने बड़े तो थे ही कि घर पे एक दूसरे का ध्यान रख सकें। अपने थोड़े बहुत गेम्स खेलने के बाद हम लोग एक बार फिर से उस बेसमेंट की तरफ जाने लगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये भी था कि शायद वहाँ का दरवाज़ा इस बार भी बंद ही होगा। लेकिन हम ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि आखिर उस बेसमेंट में ऐसा है क्या। तो हम जैसे ही उस गेट के पास पहुँचे तो हमने नोटिस किया कि उस दिन उस गेट पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था, और ये देखकर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। हमने जैसे ही गेट खोला तो नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। मेरी बहन फ़ौरन से ऊपर गई और एक टॉर्च उठाकर ले आई। उस टॉर्च को लेकर हम धीरे धीरे वहाँ की सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगे। वहाँ पर शायद लाइट तो थी नहीं, इसलिए हमें अपनी टॉर्च से ही काम चलाना था। हम दोनों के ही अंदर एक हल्का हल्का सा डर आ गया था, लेकिन जैसे ही हम नीचे उतरे तो हम एकदम से चौंक गए। जैसे ही हमने आसपास टॉर्च की मदद से देखना शुरू किया, हमने देखा कि आसपास बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उन सारे सामानों को कपड़े से ढका गया था। इस बारे में आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो एक हॉलीवुड की हॉरर मूवी है द अदर्स, उसमें जब मेन लीड एक्ट्रेस उस रूम में जाती है तो वहाँ पर जिस तरीके से सारा फर्नीचर एकदम कवर्ड रहता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ हमारे उस बेसमेंट में भी था, लेकिन वहाँ पर वो जगह बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मैं और मेरी बहन आसपास का सामान देखते हुए इधर उधर घूम ही रहे थे कि हमारी नज़र आगे से बाएं हाथ की तरफ जाते हुए एक रास्ते की तरफ गई। हम दोनों फ़ौरन अपनी टॉर्च की मदद से वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद वहाँ पर आने के बाद हम रुक गए। मैं सोच रहा था कि अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन मेरी बहन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी तो हमने देखा कि वहाँ पर एक रास्ता तो था, लेकिन वहाँ पर उसे एक सफ़ेद कपड़े की मदद से या फिर एक सफ़ेद पर्दे से ढका हुआ था। अब हम दोनों ही जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ पर था क्या, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र गई साइड में ही एक अलमारी पे रखे हुए लैंप पर, जिसके पास में ही एक लाइटर पड़ा हुआ था। मैंने फ़ौरन वो लाइटर उठाया और उस लैंप को जला लिया, और तुरंत ही मेरी बहन ने उस पर्दे को एक तरफ कर दिया। अब हम एक कमरे के अंदर आ गए थे, जो कि वैसे तो पूरी तरीके से खाली था, लेकिन दीवार पर एक कपड़ा लगा हुआ था जिसके पीछे कुछ तो छुपा हुआ था। मैंने अपनी बहन से पूछा और उसके बाद उस कपड़े को वहाँ से एक झटके के साथ हटा दिया, और जैसे ही वो कपड़ा हटा तब हमें दिखा एक बहुत ही पुराना दीवार वाला मिरर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी हालत में था। वो इतना ख़राब था कि हमें उसके अंदर अपनी रिफ्लेक्शंस भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। हम लोगों ने यही सोचा कि शायद वो बिल्कुल कबाड़ी है, लेकिन तभी मेरी जो बहन थी अपने पैर में वो कुछ देखने लगी और मैं उस शीशे के सामने खड़ा हो गया, और तब मेरी नज़र गई कि उसमें मैं अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया तो मेरे एकदम से होश उड़ गए। मैंने देखा कि उस शीशे के अंदर कोई बूढ़ा आदमी है जो कि मेरी ही तरफ घूरे जा रहा था। मैं इतनी ज़ोर से डरा कि मैंने फ़ौरन अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च गिरा दी और पीछे की तरफ जाकर एकदम से बैठ गया। मेरी बहन जिसके पास वो लालटेन थी वो एकदम से डर गई और मुझसे पूछने लगी कि आखिर क्या हो गया है।
मेरी बहन भी मेरे चेहरे की हालत देखकर समझ गई थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका हूँ। मैंने अपनी बहन से तुरंत ही कहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अभी शीशे के अंदर एक बूढ़े आदमी को देखा। वो एकदम से कंफ्यूज्ड और डरे हुए लुक में आ गई और उसके बाद वो हाथ में लालटेन लिए हुए ही उस मिरर की तरफ पलटी और उसके बाद उसमें देखने लगी। यकीन मानिए, जो वहाँ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो तकरीबन 5 सेकंड तक उस मिरर के अंदर लगातार देखती रही, बिना बिल्कुल भी हिले। वो देखे ही जा रही थी मिरर में, लेकिन तब तक मैं उठकर खड़ा हुआ और जैसे ही मैंने अपनी बहन का चेहरा देखा, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने फ़ौरन अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा और वो एकदम से चिल्ला पड़ी। उसके बाद तो वो बिल्कुल रुकी ही नहीं और सीधा वहाँ से भाग गई। वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर चली गई। मैं एक आखिरी बार उस शीशे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा और मैं फ़ौरन अपनी टॉर्च के साथ ऊपर भाग गया। यकीन मानिए, मेरी बहन उस पूरी रात रोती रही और उस रात के बाद मेरी बहन एकदम से चेंज हो गई। उस रात के बाद से वो एकदम शांत शांत सी रहने लगी। उस रात के बाद से ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम से मानो बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी। वो किसी से भी बात ज़्यादा नहीं करती थी, इवन घर वालों पे भी वो चिल्ला पड़ती थी। कभी कभी अचानक से वो सोते हुए चिल्ला के उठ जाती और कई बार मैं देखता कि वो शीशे में खुद को अजीब तरीके से निहारती रहती। मैं इतना तो जानता था कि जो भी उसने उस पुराने से शीशे में देखा था, उसी की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। सच कहूँ तो देखा तो मैंने भी बहुत डरावना था, एक बूढ़ा आदमी उस शीशे के अंदर, लेकिन शायद जो मेरी बहन ने देखा वो उससे भी ज़्यादा डरावना था, जिसने उसको पूरी तरीके से मेंटली बीमार कर दिया था। मैंने अपनी बहन से कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमेशा मेरे ऊपर चिल्ला पड़ती। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी धमकी दे दी कि अगर मैंने इस बारे में पूछा तो वो मुझे जान से मार देगी जब मैं सो रहा होऊंगा। अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि मुझे उसकी हालत पता थी। मैंने ये सारी बातें जाकर अपने मम्मी पापा को बता दी, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला सिवाय डांट के। उन्होंने हमें बहुत डांटा वहाँ पर नीचे जाने के लिए, लेकिन मेरी बहन का वो अजीब बिहेवियर वो अब भी उस पर नोटिस नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनको भी इस बात पे शक हुआ, लेकिन वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मानते नहीं थे, तो उन्होंने मेरी बहन को एक साइकाइट्रिस्ट के पास दिखाया। उन्होंने वहाँ बताया कि मेरी बहन को एक मेंटल डिसऑर्डर है। मुझे नहीं पता था कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन मेरी बहन के साथ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी थी। अब उसने रात के समय सोते हुए चलना शुरू कर दिया था। कई बार दिन में वो अचानक से घर के किसी भी छोटे या बड़े मिरर के सामने आती और बस उस शीशे के अंदर ही घूरती रहती, और सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि एक एक दो दो घंटे के लिए। और उसके बाद वो सिर्फ एक ही काम करती, जोर से चिल्लाना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बचपन से ही मेरी बहन को ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उस पुराने वाले घर में जाने से पहले भी मेरी बहन हमेशा हमारी फैमिली पिक्चर्स को बनाया करती थी, जिसमें वो कई तरह की चीज़ें बनाती रहती थी। लेकिन उस बेसमेंट वाले दिन के बाद से वो बहुत ही अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनाने लगी। हमेशा वो एक अजीब सी औरत का चेहरा बना देती, जिसका चेहरा आधा बिल्कुल ख़राब हो चुका था और आधा चेहरा उसका था ही नहीं। उस पेंटिंग को देखकर हमें सिर्फ यही लगता था कि वो शायद मेंटली ठीक नहीं है, और क्योंकि मैंने बताया कि मेरे घर वाले इन सब चीज़ों पर बिलीव करने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने सिर्फ उसे तरह तरह की दवाइयाँ ही खिलाई। दवाइयों से उसका चिल्लाना तो बंद हो गया, लेकिन उसका फैमिली से एकदम से शायद कनेक्शन ही ख़त्म हो गया। वो
किसी भी घर वाले के साथ नहीं बैठती थी, बस अकेले रूम के कोने में बैठी रहती। ये बातें अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इन्होंने हमारी फैमिली को तोड़ दिया था अंदर से। मेरे मम्मी पापा की आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मेरी बहन को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए, लेकिन मेरी मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। और इस बात के लिए उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि आखिरकार उनका डिवोर्स हो गया। इसके बाद कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, और जब मैंने हाई स्कूल पास कर लिया तब मैं अपने पापा के पास रहने लगा, जो कि शहर में ही एक अपार्टमेंट में रहते थे। सच बताऊं तो मैं इस समय को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मानता था, क्योंकि मैं खुद अपनी बहन के पास नहीं जाना चाहता था। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी की आंखों में हमेशा वो आस रहती कि उनकी बेटी एक बार फिर से उनकी पहले वाली प्यारी सी बच्ची बन जाएगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक दिन मैं बाहर ही था और मुझे अचानक से एक कॉल आई, जो कि मेरे पापा की थी। उनकी आवाज़ सुनकर ही पता चल गया था कि उनके पास कोई अच्छी खबर तो नहीं है, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहन उस घर से भाग गई जहाँ पर वो मेरी मम्मी के साथ रहती थी। घर से भागने के बाद वो घर के पास में ही एक बिजी रोड के पास चली गई। इसके बाद मेरे पापा कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, और मैं भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन उस घटना के वक्त वहाँ पर उस रोड पर जो आई विटनेस थे, उन्होंने कहा कि मेरी बहन खुद आकर एक ट्रक के सामने कूदी थी। मेरी सिस्टर की डेथ के बाद मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के साथ उसी घर में रहने लगा था। मैं हमेशा ही सोचता रहता था कि आखिर मेरी बहन को उस बेसमेंट में उस मिरर के अंदर आखिर ऐसा क्या दिखा था कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरी बहन की मौत ही हो गई। सच बताऊं, मैं उस दिन वाली घटना के बारे में लगभग भूल ही गया था, लेकिन मुझे अचानक से ये सब बातें याद आने लगी, और हमेशा सोचता कि आखिर मेरी बहन ने उस शीशे में ऐसा क्या देखा था। और इस सवाल का जवाब मुझे कई सालों बाद मिला, जब 2016 में मेरी मम्मी की मौत हो गई। उस टाइम पर मैं और मेरी वाइफ मेरी मम्मी के घर गए हुए थे ताकि हम उनका सामान निकाल सकें। सामान निकालते वक्त ही मेरी पत्नी की नज़र एक संदूक पर गई, जिस पर कि मेरी छोटी बहन का नाम लिखा हुआ था। उस बॉक्स को जब हमने खोला तो उसमें से मेरी बहन के बहुत पुराने कपड़े और छोटे मोटे उसके खिलौने पड़े हुए थे, और उसमें ही कई सारी ड्राइंग्स पड़ी हुई थी जो कि मेरी बहन ने बनाई हुई थी। मैंने वो पिक्चर देखना शुरू किया। उनमें से ज़्यादातर पिक्चर हमारी शायद फैमिली की ही थी, जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे। लेकिन जो उसमें से लास्ट ड्राइंग थी, उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। वो जो लास्ट ड्राइंग थी, मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरे अंदर एकदम से डर आ गया और मेरी आंखों से तुरंत ही आंसू गिरने लगे। उस ड्राइंग से मेरे उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया, जो कि कई सालों पहले उस घर की घटना से जुड़ा हुआ था। वो ड्राइंग थी एक बच्ची की, जो कि एक बड़े से शीशे के अंदर देख रही थी, और उस शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन में एक बहुत ही अजीब औरत खड़ी हुई थी, जिसका आधा चेहरा एकदम ख़राब था और आधा चेहरा था ही नहीं। वो चेहरा आज तक मेरे दिल के अंदर बस गया है, और मैं उसके बारे में सोचने भर से ही अंदर तक कांप जाता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, जिसकी वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया। आप में से कई लोग तो इसको मानने से भी इनकार कर दोगे। इस पर ट्रस्ट करना है या फिर नहीं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पे एम रखते हैं 600 लाइक्स का। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।